दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दशकों तक पूरे भारत को बेवकूफ बनाकर रखा गया और ये बताया गया कि आजादी तो गांधी और नेहरू ने दिलवाई है। लेकिन दोस्तों, आज आपके सामने सबूतों के साथ वो सच लाए हैं जिसको जानकर आपको पता लगेगा कि आजादी का असली नायक कौन था। उसी नायक का 23 जनवरी को जन्मदिन भी आता है, यानी कि आज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब आपके सामने एक एक करके सारे सबूत रखते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीबी चक्रवर्ती, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, ने डॉक्टर आर सी मजूमदार की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ बंगाल के प्रकाशक को संबोधित अपने पत्र में लिखा था, आजादी में गांधी का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने लिखा कि जब मैं कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कार्यरत था, तब भारत से ब्रिटिश शासन को हटाकर हमें स्वतंत्रता प्रदान करने वाले लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ने भारत के अपने दौरे के दौरान कलकत्ता स्थित गवर्नर पैलेस में 2 दिन बिताए। उस समय मुझे उनसे उन वास्तविक कारणों के बारे में लंबी चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने ब्रिटिशों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। मेरा उनसे बिल्कुल स्पष्ट सवाल था कि जब गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन कुछ समय पहले ही खत्म सा हो गया था और सन 1947 में कोई ऐसी नई प्रभावशाली परिस्थिति सामने नहीं आई थी जिसके चलते अंग्रेजों को जल्दबाजी में यहां से निकलना पड़े, तो फिर वे जा क्यों रहे हैं। एटली ने अपने जवाब में कई कारणों का हवाला दिया और उनमें से सबसे प्रमुख था नेताजी सुभाष बोस की सैन्य गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना और नौसेना के कर्मियों के बीच ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का क्षरण। मैंने उस चर्चा के अंत में एटली से पूछा कि ब्रिटिशों के भारत छोड़ने के फैसले में गांधी का प्रभाव किस हद तक एक वजह था। इस सवाल को सुनते ही एटली के होंठ व्यंग्यात्मक मुस्कान में घूम गए और उन्होंने बहुत धीरे से एक शब्द कहा, न के बराबर। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी लिखा, संशोधनवादी इतिहासकारों से इतर यह खुद लॉर्ड क्लेमेंट एटली के अतिरिक्त कोई और नहीं था कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के जिम्मेदार सिर्फ ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कुछ इतिहासकारों द्वारा फैलाए गए इस दुष्प्रचार के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा कि गांधी और उनके आंदोलन के चलते ही देश को आजादी प्राप्त हुई। के नैयर एक वरिष्ठ नागरिक सेवा अधिकारी आईसीएस थे। वे गृह मंत्रालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दाहिने हाथ माने जाते थे। रियासतों के विलय और भारत को एक सूत्र में पिरोने के दौरान उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बहुत काम किया। के नैयर अपनी किताब द एंटल्ड स्टोरी में लिखा, कांग्रेस द्वारा विरोध के सुर तेज किए जाने से पहले ही ब्रिटेन ने एक तरफा स्वतंत्रता प्रदान कर दी, तो उसकी वजह थी नेताजी की महानता। कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक भी शब्द न निकालने वाले सेना के जवान यह घोषणा करने के लिए एकजुट हो गए थे कि INA के सैनिक देशभक्त हैं। नौसैनिकों ने बेहद निडरता के साथ ब्रिटिश जहाजों और प्रतिष्ठानों पर बंदूकें उठाईं और गोलीबारी की। ये वही सैनिक थे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक गुलामों की तरह हर हुक्म की तामील की थी, यहां तक कि बिना किसी हिचकिचाहट के बदनाम जलियांवाला बाग के नरसंहार के दौरान भी वे अब अपनी राय को सामने रखने के लिए एकजुट हो गए थे और नौसैनिकों ने विरोध का झंडा उठाने की अपनी तत्परता को दिखा दिया था। इटली और अन्यों को शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि भारतीयों का शिकार करने के लिए अब भारतीय सैनिक उपलब्ध नहीं होंगे। हो सकता है कि इस बात ने उन्हें सम्मान और स्वाभिमान के साथ चले जाने को प्रेरित किया हो। ब्रिटिश इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स ने लिखा, अंग्रेज सरकार पर धीरे धीरे यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय सेना, जो ब्रिटिश शासन की रीढ़ थी, अब जरा भी भरोसेमंद नहीं रह गई है। सुभाष बोस का भूत बिल्कुल हेमलेट के पिता की तरह लाल किले की प्राचीर, जहां INA के सैनिकों पर मुकदमा चल रहा था, पर पहुंच गया और उनके अचानक से बढ़े हुए कद ने उस सम्मेलन को ढक दिया जो आजादी का नेतृत्व करने वाला था। डॉक्टर BR आम्बेडकर ने कहा, आजाद हिंद फौज INA, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा तैयार की गई थी। ब्रिटिश इस देश पर बेहद बेफिक्री से यह मानते हुए शासन कर रहे थे कि देश में चाहे जो कुछ भी हो जाए या फिर राजनेता चाहे जो कुछ भी कर लें, वे कभी भी सैनिकों की वफादारी को बदल पाने में कामयाब नहीं होंगे। यह एक ऐसा औजार था जिसके बूते वे शासन करते आ रहे थे और इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया सुभाष और INA द्वारा। उन्होंने पाया कि सैनिकों को एक पक्ष बनाने के लिए
ब्रिटिशों को उड़ाने के लिए एक बटालियन बनने को बहकाया भी जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अगर उन्हें भारत पर शासन करना जारी रखना है तो ऐसा सिर्फ एक ही आधार पर किया जा सकता है, और वह है ब्रिटिश सेना के जरिए। वर्ष 1945 से 46 के INA के लाल किला मुकदमों ने जनता की राय को अंग्रेजों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर भड़का दिया था कि नेहरू जैसे कांग्रेसी नेता, जो तब तक और उसके बाद तक भी नेताजी एवं INA का विरोध करते थे, उनको भी सन 1946 के आम चुनावों में जनता के मत पाने के लिए INA के विचाराधीन कैदियों के प्रति सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन प्रकट करना पड़ा। सन 1946 का भारतीय नौसेना का विद्रोह और 1946 का जबलपुर सेना के विद्रोह, दोनों को ही भड़काने में काफी हद तक INA के विचाराधीनों का हाथ था, ने अंग्रेजों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि अब वे भारतीयों को दबाने और उन पर शासन करना जारी रखने के लिए भारतीय सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारतीय उपनिवेश के संदर्भ में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 5 मार्च 1947 को ब्रिटिश संसद में कहा था कि ब्रिटेन के पास केवल 2 विकल्प मौजूद हैं। पहला, सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करें, या दूसरा, भारत में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करें। उन्होंने दूसरे विकल्प को पूरी तरह से असंभव बताया। दोस्तों, आज तक आप लोगों से इतिहास को बड़ी ही चालाकी से छुपाया गया है, और यह काम किया है दलाल, वामपंथी, लिब्रांडू दरबारी इतिहासकारों ने। इसीलिए उदघोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।